Hello viewers, this is Varuna Sharma and today we are going to discuss Mendel's laws. Mendel. The full name of Mendel is Gregor John Mendel. He is known as father of genetics. Fine. Genetics is the branch of biology which deals with heredity and inheritance. Or we can say it is the branch of biology which deals with heredity and variations. Fine. Mendel postulates three laws related to inheritance, and the important laws are law of dominance, law of segregation or separation, and this law is also known as law of purity of gametes, and third one is law of independent assortment. तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे मेंडल्स लॉज को, एंड द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी डोमिनेंस का मतलब कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, किस तरीके से इनहेरिट होते हैं और प्रभावपूर्ण इनहेरिट होते हैं, यानी डोमिनेंट होकर किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस में. ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसको मेंडल ने एक पोस्टुलेट डेवलप किया था और इस पोस्टुलेट को लॉ की फॉर्म में जो दिया वो जो है उसी पोस्टुलेट को कॉरेंस ने 1901 में लॉ कहा. मेंडल ने पोस्टुलेट्स की टर्म में अपना स्टेटमेंट दे दिया था और जो कॉरेंस थे उन्होंने 1901 में उन पोस्टुलेट्स को लॉज की फॉर्म में जो है प्रेस्क्राइब कर दिया. फाइन. नाउ द स्टेट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए क्या है. द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स. देखिए मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने जो अपने पोस्टुलेट्स दिए थे उनके अकॉर्डिंग मेंडल ने जो पोस्टुलेट दिए उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स कुछ एक डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं और उन डिस्क्रीट यूनिट्स को फैक्टर कहते हैं. फैक्टर यानी मेंडल के टाइम पर जीन डिस्कवर नहीं था, तो मेंडल को जीन के बारे में आइडिया भी नहीं था, तो मेंडल ने अपने स्टेटमेंट में जगह जगह फैक्टर वर्ड यूज़ किया है. मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर जो है, यानी वो कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं. अभी इन्हीं फैक्टर्स को अलील कहते हैं. ध्यान से देखिए, मेरी बात ध्यान से आप सुने कि मेंडल ने अपने पोस्टुलेट में फैक्टर वर्ड यूज़ किया है. मेंडल को जीन का आइडिया नहीं था, तो मेंडल कह रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. एंड नाउ दीज फैक्टर्स आर नोन एज अलील्स. अब हम उनको कहते हैं अलील. तो अब जो अलील हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, मेंडल ने उन्हीं के लिए टर्म यूज़ की थी फैक्टर. फाइन. तो यहाँ पर द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड यूनिट फैक्टर एंड नाउ दे आर नोन एज अलील्स. अभी इनको क्या कहा जा रहा है? अलील. और मेंडल ने इनको कहा था क्या? यूनिट फैक्टर्स. एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स. इस बात का ध्यान रखेंगे, अलील्स हों चाहे फैक्टर्स हों, ये हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. फाइन. अब ये जो पेयर्स में प्रेजेंट हैं, दो जैसे पेयर में प्रेजेंट होंगे तो उनमें से आउट ऑफ टू अलील्स, क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, तो जो टू अलील्स हैं उनमें से अपने आप को एक टाइम पर एक ही एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस नहीं करते हैं. जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट अलील होगा और जिसकी प्रेजेंस में दूसरा अलील एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा वो रिसेसिव अलील होगा. फिर से देखिए, फैक्टर्स जो हैं उनको अब अलील कहा जाता है और जो फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं.
पेयर में जो दोनों अलील्स हैं उनमें से एक अलील एक टाइम पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज़ नोन एज डोमिनेंट अलील। फाइन। और जिस अलील की प्रेजेंस में दूसरा अलील जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उस अलील को कहते हैं रिसेसिव अलील। क्लियर। अब स्टेटमेंट में देखिए, out of two alleles only one allele express itself in the hybrid and prevents the expression of other allele. The allele which express itself is known as dominant allele and the allele which is unable to express itself is known as recessive allele. क्लियर। अभी जो डोमिनेंट अलील है, डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइट है, हाइट अगर हम जैसे सपोज हमने ले लिया हाइट एक कैरेक्टर है जिसके हम अगर ले तो इसके दो अलील होंगे, एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील जो है वो टॉलनेस को शो कर रहा है और जो रिसेसिव अलील होगा वो ड्वार्फनेस को शो कर रहा है। तो जो टॉलनेस को शो कर रहा है डोमिनेंट अलील, तो डोमिनेंट अलील को हम कैपिटल जो लेटर है उनसे शो करेंगे, यानी जो कैपिटल लेटर है जैसे टी इससे हम शो करेंगे कैपिटल लेटर से। और टी का ही जो स्मॉल लेटर होगा मींस स्मॉल टी वो हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस करने के लिए ड्वार्फ ट्रेट को। फाइन। ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के टू एक्सेप्शंस हैं, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ को डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करता है। अगर हम इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस लें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वहाँ अगर आप रिज़ल्ट देखते हैं तो उस रिज़ल्ट में आपको F1 हाइब्रिड जब मिलेगा तो F1 जनरेशन में जो भी मिलेंगी कंडीशंस उस F1 जनरेशन में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिलेगा। वहाँ पर जो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी मिलेगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव होगा। देखिए किस तरीके से, यानी अगर हम यहाँ पर ले तो देखिए कि अगर मान लिया हमने डोमिनेंट को क्रॉस करा दिया स्मॉल के साथ में यानी हमने जो है डोमिनेंट को रिसेसिव ट्रेट के साथ अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो F1 जनरेशन में हमें यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे। यहाँ पर जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें मिले हैं, इसमें कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसके लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिए थे। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड में आप ध्यान देंगे तो F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड मिल रहा है उसमें 100% जनरेशन हमें जो है डोमिनेंट अलील ही मिलेंगे। डोमिनेंट अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा तो ये डोमिनेंट अलील है और इस डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जब भी ये कभी रिसेसिव अलील के साथ आएगा तो रिसेसिव को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल्स में अगर हम लें तो डोमिनेंट अलील के लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल टी आप लिख सकते हैं। अगर आपने जो है कलर लेना है, सीड कलर लेना है तो सीड कलर के लिए कैपिटल वाई हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से मान लिया फ्लावर पोजीशन लेनी है, एक्सियल डोमिनेंट है तो यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल ए, इस तरीके से हम यहाँ पर अलील्स को शो कर सकते हैं डोमिनेंट अलील को। इसी तरीके से जब रिसेसिव लेंगे तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है तो इसी का रिसेसिव फॉर्म क्या होगा, स्मॉल टी। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हाइट के लिए ड्वार्फनेस को शो करेगा। यहाँ पर कैपिटल वाई जो है जो सीड कलर में येलो को एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पर सीड कलर में ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव होगा तो वो एक्सप्रेस होगा स्मॉल वाई से एक्सप्रेस करेंगे हम उसको। और फ्लावर पोजीशन में अगर हम लें तो फ्लावर पोजीशन में जो टर्मिनल पोजीशन है वो रिसेसिव होती है और टर्मिनल पोजीशन को फिर हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, अगर एक्सियल को एक्सप्रेस कर रहे हैं कैपिटल ए से तो हम टर्मिनल पोजीशन को एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल ए से।
फाइन, दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसका जो एग्जाम्पल हम लेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन। फाइन, एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर भी मेंडल ने अपनी पोस्टुलेट डिस्क्राइब कर दी थी, प्रेस्क्राइब की, लेकिन उसको लॉ की फॉर्म जो दी, लॉ वर्ड के साथ जो उसको को रिलेट किया, वो कोरेंस ने 1901 में किया। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए, कोई भी अलील जो है, हर अलील जो है वो किसी न किसी करैक्टर को एक्सप्रेस करेगा, करैक्टर को शो करेगा, और अलील्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। फाइन, लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जब मियोसिस होगा, तब ये जो पेयर में अलील्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, सैग्रीगेट हो जाते हैं, एंड इंडिपेंडेंटली ये दोबारा से इंडिपेंडेंटली ये जो है इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। फाइन, तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर होता ही है, और इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो एक्सेप्शंस थे, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ को डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम इसका स्टेटमेंट देखें तो 2 अलील्स ऑफ ए जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, यानी यहाँ पर ये जो जीन के 2 अलील्स हैं दोनों ही एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं एंड स्टे टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में ये दोनों साथ साथ ही होते हैं, लेकिन जब मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, तब ये सैग्रीगेट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो देखिए, बट ड्यूरिंग गैमीट और स्पोर फॉर्मेशन बाय मियोसिस द एलील्स ऑफ ए पेयर सैग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर so that a gamete carries only one allele of a character। यानी ये पेयर में प्रेजेंट थे, और जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ मियोसिस के बाद, तब ये क्या हो गए, सैग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब ये एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, और ये जो भी गैमीट कैरी कर रहा है, जो भी अलील ये कैरी कर रहा है, ये गैमीट उसको एक्सप्रेस करेगा। फाइन, यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नो एक्सेप्शन, इस लॉ का एक्सेप्शन नहीं है। ये जो है अगर हम देखें तो मेंडल के जो है एक फंडामेंटल और बेसिक लॉ है, और ये जो है मेंडल के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो ये लॉ उनका फर्स्ट लॉ भी माना जाता है, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन जो है, जो मेंडल ने अपनी पोस्टुलेट्स दी थी, उसमें ये फर्स्ट लॉ को उन्होंने इसको माना था। साथ साथ इस लॉ को हम नॉन मिक्सिंग यानी लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स भी कहते हैं, क्योंकि एलील्स जो हैं वो यहाँ पर क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेपरेट हो गए और इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, जो भी कैरेक्टर वो कैरी कर रहे हैं उसी को एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए नॉन मिक्सिंग, हम इसको लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो सैग्रीगेशन है, सैग्रीगेशन मे नॉट अकर अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक नॉन डिसजंक्शन। केवल वहाँ पर ये जो है हम देखें तो थोड़ा सा इस लॉ में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये फॉलो नहीं कर पाता नॉन डिसजंक्शन पर, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती, उस वजह से वो एक साथ साथ यहाँ पर कुछ एक दूसरे फैक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। बट अगर हम इस पर नहीं लेते, बाकी अगर हम देखते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। यानी गैमीट्स जब अपने यानी एक गैमीट एक अलील को कैरी कर रहा है, तो वहाँ पर जब एक ही है तो कोई दूसरा इंटरफेयर करेगा ही नहीं उसके काम में, तो ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करेगा, प्योरिटी शो करेगा, वेदर इट इज़ डोमिनेंट और इट इज़ रिसेसिव। फाइन,
Please take a screenshot of this part. Mendel's third law is law of independent assortment. अनइंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, हर अलील अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है बिल्कुल, और वो कोई भी अलील, चाहे वो डोमिनेंट अलील है चाहे वो रिसेसिव अलील है, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करें। कहीं पर न्यू कॉम्बिनेशन बनाकर वो एक्सप्रेस करते हैं और कहीं पर वो पेरेंटल एक्सप्रेशन या पेरेंटल जीन्स की फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करेंगे ज़रूर, वेदर द अलील इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, एंड एक्सप्रेशन इज़ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन होगा, डिपेंड नहीं करेंगे। और हम ये भी कह सकते हैं एक जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो वो दूसरे के एक्सप्रेशन में रुकावट नहीं डालती। तो यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस हम एग्जाम्पल लेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस में होगा, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान क्या करना है, टू पेयर्स अलील जब एक साथ इनहेरिट होते हैं तो एक पेयर दूसरे पेयर के एक्सप्रेशन में रुकावट नहीं बनता। दोनों पेयर अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। फाइन, अब स्टेटमेंट देखिए आप, द alleles of two pairs of traits separate independently। सपोज हमने यहाँ पर 2 पेयर्स लिए हैं, एक पेयर ये है ट्रेट का और एक ये है, ये कलर को शो कर रहा है, सीड कलर को, और ये सीड शेप को शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये 7 हैं, बट ये देखिए गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर तो सैग्रीगेट हो गए, लॉ ऑफ सैग्रीगेशन को फॉलो करते हुए, और जब नेक्स्ट जनरेशन में ये इनहेरिट हुए तो ये जो है रैंडमली जब अरेंज होंगे तो रैंडमली यहाँ पर हर जीन अपने आप को यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आए तो एक्सप्रेस अभी यहाँ पर डोमिनेंट ही करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंडिपेंडेंटली जो है गैमीट फॉर्मेशन में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो गए और फिर से ये रीअरेंज होंगे न्यू कॉम्बिनेशन में। जब हम इसका ही तो F1 जनरेशन है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का जब हम F2 जनरेशन लेंगे, F2 जनरेशन में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे अगर हम पेरेंट जीनोटाइप के साथ उसको मैच करते हैं, और उसमें कुछ एक न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए आप, द alleles of two pairs of traits separate independently of each other। दोनों पेयर अलग अलग अपने आप को सेपरेट कर रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन या स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर, एंड गेट रैंडमली रीअरेंज्ड, और ये रैंडमली रीअरेंज्ड होंगे किसमें, ऑफस्प्रिंग में, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। तो जब हम यहाँ पर F2 जनरेशन लेते हैं तो F2 जनरेशन में जो हमें F1 पे ये हमें जीनोटाइप मिला है, तो इस जीनोटाइप पे जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो उस वक्त सेल्फिंग कराने पर हमें यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और उस वक्त जो हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे तो देखिए वो किस तरीके से मिलते हैं। मान लिया कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r अगर हम लेते हैं तो इसके गैमीट्स क्या क्या हो जाएंगे, कैपिटल YR हमारे पास एक आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया कैपिटल Y स्मॉल r, तीसरा हमारे पास आ गया स्मॉल y कैपिटल R, और फोर्थ वन हमारे पास होगा स्मॉल y स्मॉल r। जब हम इनको गैमीट लेंगे और इन गैमीट्स के बाद जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें पेरेंटल फॉर्म जो पेरेंट्स थे वो कॉम्बिनेशन भी मिलेगा, और उसके साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिलेंगे, जो आप डाईहाइब्रिड क्रॉस करके जो अगर अपना लगाकर पनेट स्क्वायर से चेकआउट कर सकते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से करना है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, वहाँ से आप जाकर इसको ट्राई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे
कि अगर फिनोटिपिक रेशो लेते हैं तो हमें डिफरेंट 9:3:3:1 का हमें रेशो मिलेगा, और जब हम जीनोटिपिकली उसको चेकआउट करते हैं तब हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। यानी जीनोटिपिकली अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर हमें 9 रेशोज़ मिलते हैं, 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो उन 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो पेरेंट के साथ भी मैच करेंगे। फाइन। अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई जो जीन है, 2 पेयर या 2 से ज़्यादा पेयर जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम मिनिमम डाइहाब्रिड क्रॉस में 2 पेयर्स को ले रहे हैं, तो जब 2 पेयर्स अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे एलील्स के, तो वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं। फाइन, यही हम कह रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिंक्ड जीन, जहाँ लिंक्ड जीन्स आ जाती हैं, लिंकेजेस आ जाते हैं, वहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं हो पाता। क्या होगा, जब जीन दूर दूर यानी जीन्स के बीच में जो है या एलील्स के बीच में जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर ये फॉलो होगा। लेकिन लिंक्ड जीन्स में क्या होता है, जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है कम, और उस कंडीशन में क्या होगा, पूरे के पूरे जो जीन्स का सेट है वो एज सच ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो लिंक्ड जीन्स के केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फॉलो नहीं होता। इसके अलावा बाकी जगह पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट फॉलो होता है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किए हैं मेंडल्स लॉज, मेंडल के तीनों लॉज को हमने डिस्कस किया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विवरा क्लासेस लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट।